आज हमारी क्लास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के ऊपर है। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे हम क्लास के अंदर। ठीक है, ये अच्छा, देखो अगर बैकग्राउंड की बात करें हम, जो सोर्स है और कंसेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, ये हमने ड्राइव कहां से किया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से लिया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये चीज याद रखना आप, ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज इमर्ज फ्रॉम, कौन से आर्टिकल से इमर्ज हुआ? आर्टिकल 45 ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 के अंदर से ये कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज का। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो पार्ट फोर्थ में आता है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहां से लेके कहां तक आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है वो इसके अंदर जो आपकी जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हैं वो इसके अंदर आती है। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज एक्चुअल में है क्या? देखो, कोई भी जब भी फॉर्मुलेशन ऑफ कोई लॉ बनता, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ बनता है, तो उस समय जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती है ना, इनको बड़ा ध्यान में रखा जाता है। तो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज जो है और आपके फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है? देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसएबल है, आप उनके लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप डीपीएसपी के लिए जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। आर्टिकल 37 जो है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में एक स्टेट करता है। आप आर्टिकल 37 कैसे अप्लाई होती है आपकी फंडामेंटल, ये आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, जिसमें प्रिंसिपल्स क्या है इसके? भाई, इंश्योर करना है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड इस्टेब्लिश इंडिया एज वेल एज वेलफेयर स्टेट बनाना। मतलब लोगों के भलाई के लिए, जैसे आपको बहुत सारी चीजें दिखती है, पंचायती राज वगैरह हो गया, ठीक है, 100 दिन का रोजगार वगैरह हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, विकलांगों को जो है वो पेंशन वगैरह मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है, विडो को जो है पेंशन मिलती है, तो ये डीपीएसपी से है भाई। ये जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन ये जरूर लिखा गया था कि जब भी भारत के पास अच्छे से मतलब रिसोर्स आ जाते हैं तो आप लोग जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अच्छा, बात करें हम डीपीएसपी की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कितने प्रकार की है भाई? 3 प्रकार की। एक तो आपकी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आगे, गांधीयन प्रिंसिपल्स आगे, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आगे। सोशल जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है? स्टेट को इंश्योर करना है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, और मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब कुछ लोगों के पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोगों के पास वेल्थ मतलब मिडल में है, और कुछ लोगों के पास वेल्थ जो है बड़ी कम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि भाई इन लोगों को भी मतलब ऐसी पॉलिसीज दी जाए, इनको इकोनॉमिक बेनिफिट दिए जाए, ताकि सोसाइटी के अंदर इनक्वालिटीज को कम किया जा सके। जैसे कुछ लोग जो है, आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो है वो इतना, उनके पास पैसा नहीं होता, वो दिन की अपनी मतलब मिनिमम जो है वो एक मंथ का 1000 रुपया भी नहीं कमा सकते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बीपीएल और बीपीएल कैटेगरी में रखती है, ओ ए वाई वाई में रखती है। तो उन लोगों को जो है वो फ्री राशन वगैरह दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो सारी चीजें हैं इससे मिनिमाइज होती इनक्वालिटीज, स्टेटस वगैरह जो है सोसाइटी के अंदर। आर्टिकल 39 में तो बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ चीजें आपने याद रखनी है। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब लाइवलीहुड्स, मतलब हर सिटीजन को जो है वो लाइवलीहुड, मतलब इतना उसको मिले कि भाई वो लाइवलीहुड अपना निकाल, मतलब खाना पीना अपना वो पूरा कर सके। ठीक है, लाइवलीहुड हो उसका। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या आता है इसी के अंदर? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू सर्व कॉमन गुड। देखो, जो आपके रिसोर्सेज है ना, उसके ऊपर किसी एक का ही नहीं कब्जा होना चाहिए कि भाई एक ही बंदा रिसोर्स, मतलब इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि भाई हर बंदे को जो है वो ओनरशिप या कंट्रोल, मतलब वेल्थ किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे आ गया। द स्टेट शेल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स। देखो, स्टेट को चाहिए कि भाई किसी एक बंदे के हाथ में ही पैसा ना आए तो बाकी उसको उसके पास कटोरा लेके मांगते रहे। ठीक है, एक बंदे के पास ही वेल्थ ना हो,
तो वो स्टेट को चाहिए कि भाई स्टेट इस चीज के ऊपर भी ध्यान दे। उसके बाद इक्वल पे और इक्वल वर्क होना चाहिए फॉर बोथ मैन और वुमेन। ऐसा नहीं है कि कोई लेडी है उसको दिहाड़ी जो है वो 400 मिलेगी, तो मेल जो है उसको 800 मिलेगी। तो इक्वल पे का इक्वल वर्क, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलना चाहिए। अब कुछ लोग जो है वो बड़े लोग होते हैं, गरीब लोगों का पैसा दबाते हैं, काम करने के बाद उनको बोलते हैं नहीं भाई, वो बोलता भैया मेरी दिहाड़ी दे दो 700, बोलते नहीं मेरे पास नहीं है 400 रुपया। तो वो बंदा जो है 400 रुपया, अगर आप लोग उसको पकड़ा रहे हैं, 700 रुपया उसकी दिहाड़ी बनती है, उसने घर खाना शाना भी लेके जाना है, ठीक है। तो उस कारण क्या होगा कि वो बेचारा जो है वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, मजबूरन उसको जो है वो भीख मांगनी पड़ेगी। तो ये भी प्राविधान है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में भाई, इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि एक हाथ में जो है वेल्थ ना जाए। हेल्थ ऑफ वर्कर के बारे में जो है वो ध्यान देना है। चाइल्डहुड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। यूथ को और चाइल्ड को इतना बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करना, ठीक है। आप देखो आर्टिकल 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। देखो आपको राइट टू वर्क, आपको काम करने का अधिकार है। आप काम, अगर आपको ये नहीं कि कोई काम नहीं देगा आपको, राइट टू वर्क है आपको, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। जैसे हो गया आपकी अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो गवर्नमेंट जो है वो आपको 100 दिन का रोजगार देती है मनरेगा के थ्रू, ठीक है। तो राइट टू वर्क है भाई, आप मांग सकते हो काम नहीं है मतलब। ओल्ड एज पेंशन होती है, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी के केस में भी जो है गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करती है भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि भाई आपने जो है द स्टेट शैल मेक द प्रोविजन, स्टेट को प्रोविजंस बनाने चाहिए फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। जो लोग काम करते हैं उनकी ह्यूमन कंडीशंस को जो है वो उसके अंदर उनको सिक्योर करना है, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ भी देना है, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ हो गया जो वुमेन्स प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो है उनको रिलीफ वगैरह मिलना चाहिए, ठीक है। और होता भी है, आंगनबाड़ी में देखा होगा आपने, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट वगैरह होती है तो उनके लिए जो है राशन वगैरह आता है, ठीक है। तो आपको ये डीपीएस भी जो ये चीजें हैं ना, तो ये आपको थोड़ी बहुत गांव वगैरह वाली साइड में मिलती है, सिटी में भी लगभग देखने को मिलता है। आर्टिकल 43 की बात करें, स्टेट को चाहिए कि वो सिक्योर करे वर्कर लिविंग लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। देखो स्टेट को चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि सब कोई भी बंदा काम करवाता अपने मकान का काम कहता है, वो कहता है वर्कर्स को भाई तुम मैं 400 रुपया दिहाड़ी दूंगा, ठीक है। तो स्टेट को चाहिए भाई कि वो इंडिव्योर करे कि मिनिमम वेजेस जो हो, जिससे लिविंग वेजेस हो वर्कर की, भाई कम से कम 800 रुपया 1000 रुपया, भाई उसने तो अपना घर का खर्चा भी चलाना ना। 400 आपने दे दिया, 400 बेचारे को दे दिया आपने, ठीक है। 400 में वो क्या करेगा, घर के राशन लेगा, चावल भी आजकल 30 से 35 रुपए केजी हो गया, ठीक है। सब्जी लेगा, क्या लेगा घर के लिए, कुछ नहीं करेगा, रेंट जो है रूम जहां रहता होगा, ठीक है। तो भाई बच्चे बेचारे को इतना दे दो, बेचारा पौवा भी ले ले, है ना। तो 800 में क्या क्या करेगा गरीब। चलो यार ये मजाक था थोड़ा बीच में। सेकंड टू ऑल वर्कर्स एंड लिविंग वेज इन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, भाई उनका डिसेंट स्टैंडर्ड हो, ऐसा नहीं हो भाई कहीं पे नाली वगैरह में कपड़े पड़े बेचारा उठा के लगाए, भाई आप इतने वेजेस दो कि उसको कपड़े भी ना लेने हो। फिर आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A क्या कहता है कि स्टेट को चाहिए कि वो सिक्योर करे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जो एक फैक्ट्री है पूरी, उसकी मैनेजमेंट में जो है वो वर्कर्स को भी अधिकार हो, भाई वो भी पार्टिसिपेशन करें, वो भी पूछे भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें भी तो पता चले, ठीक है। तो ये आर्टिकल 43 में आता। फिर आर्टिकल 47 क्या कहता है कि भाई जो है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। देखो लोगों की जो है ना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को है जो बढ़ाना चाहिए, उनको स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ा। देखो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको पता है, आप लोग में बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर हम ना पढ़ के कोई अच्छी जॉब लेंगे, अच्छी जॉब लेने के बाद जो हम बीएमडब्ल्यू लेंगे, ठीक है, बीएमडब्ल्यू लेंगे या थार वगैरह लेंगे, ठीक है, बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं, बीएमडब्ल्यू ले लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि फॉरेन में इन गाड़ियों को जो एज अ टैक्सी के तौर पर यूज किया जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो वहां पे जो टैक्सी पे चलने वाले लोग हैं उनका तो हमसे कई गुना हाई है। हम तो ये ड्रीम रखते कि भाई मैं बीएमडब्ल्यू लूंगा भाई, अभी हमारा तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई जो लिविंग स्टैंडर्ड हो गया लोगों का वो इंप्रूव करे। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, देखो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कब बढ़ेगा, जब लोगों के पास पैसा वगैरह आएगा, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह आएगी, ठीक है।
तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो जो है बढ़ेगा, ठीक है, तभी बढ़ेगा जब लोगों के पास पैसा वगैरह होगा, ठीक है, और उनकी पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना जरूरी है। एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको इन सबकी प्रिपेयर करने के लिए ट्रिक्स दूंगा, 5-7 मिनट की वीडियो होगी। फिलहाल आपको इस तरीके से स्टडी करना ही होगा इसको। अब जो ऐसे प्रिंसिपल हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल है, जो गांधी के जो असूल थे उनके ऊपर बनाए गए। आर्टिकल 40 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्स के लिए, इसको मार्क कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है आर्टिकल 40, इतना याद रखना। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो आजकल आपको पंचायती राज वगैरह दिखाई देता है ना, तो वो आर्टिकल 40 में उस समय कहा गया था कि भाई स्टेट को चाहिए कि स्टेप लेके गांव के अंदर वो विलेज पंचायत बनाए जिनके पास एक सेल्फ गवर्नमेंट हो, वो लोग भी अपने वो जो है वो अपनी परेशानियां बताए और अपने काम करवाए वहां पे, ठीक है, वो बता सके कि भाई गांव के अंदर क्या कमी है। तो आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत के साथ डील करता है। फिर गांधी जी को वैसे जो था ये गांव के साथ ज्यादा था कि भाई ये जो रूरल एरियाज हैं तो इनको डेवलप किया जाए। आर्टिकल 43 में क्या कहा कि प्रमोट करो कॉटेज इंडस्ट्रीज आना इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस रूरल एरियाज के अंदर। रूरल एरियाज के अंदर भी जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज वगैरह होनी चाहिए, ऑन एन इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि ताकि गांव के एरियाज भी जो है वो डेवलप हो। आर्टिकल 43 बी, वहां ऊपर ए पढ़ा आपने, टू प्रमोट वॉलंटरी इंफॉर्मेशन ऑटोनॉमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके। फिर आर्टिकल 46 क्या कहता है कि भाई स्टेट को चाहिए वो प्रमोट करे एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं ना, को स्टेट को चाहिए कि इन लोगों को जो इन लोगों की एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करें, और इकोनॉमिक जो है इनका, अगर इकोनॉमिक्स में अगर काफी ये लोग वीक हैं तो इनको इस चीज को भी ये जो है वो प्रमोट करें, ठीक है, पार्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, जो काफी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, इन लोगों की एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ये भी पेपर में पूछा जाता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि स्टेट को चाहिए, स्टेट को स्टेप लेना चाहिए स्टेट को कि वो इंप्रूव करे पब्लिक हेल्थ और प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिंग ड्रिंक्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह का इंजूरियस होता है हेल्थ के, शराब शरूब वगैरह। तो स्टेट को चाहिए कि भाई लोगों की हेल्थ को इंप्रूव किया जाए, और जो कंजप्शन हो रही है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हो गया, आपकी ड्रग्स वगैरह हो गया, इनके ऊपर रोकथाम लगाए। गांधी जी का नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48। तो गांधी ने क्या कहा है, जो स्लॉटरिंग ऑफ काउज होती है, ठीक है, स्लॉटरिंग ऑफ काउज होती है, कॉल्व्स होते हैं, और अदर मिल्च, मतलब जो जानवरों वगैरह का जो है स्लॉटरिंग किया जाता है, तो इनको जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और जो भी कैटल्स हैं उनकी ब्रीड्स को भी इंप्रूव किया जाए, ठीक है, कैटल की ब्रीड्स को भी, ठीक है, गाय हत्या पे या उनके बछड़े वगैरह हो गए, ठीक है, उनको जो है उनका स्लॉटरिंग करना जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन से आपके आते हैं, जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। देखो भाई अगर बात करें आर्टिकल 44 की, तो 44 में क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं, द स्टेट शैल इंडिव्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ऑफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए भाई, पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे किसी भी मजहब का इंसान हो, किसी भी मजहब से जो है वो ताल्लुक रखता हो, तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अभी इसी के ऊपर जो है वो मसला छिड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेक्शंस, हर एक सोसाइटी के अपने अपने जो है वो कस्टम्स हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी रिलीजन जो है अबव स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म, इनने पहले कहा था कि पूरे देश के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन जो अभी नहीं है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में होता कि सब देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी हिस्से में हो, तो वहां पर जो है एक जैसा कानून हो। देखो भाई ये याद रखना, ये आर्टिकल चर्चाओं में है, ठीक है, और ये पेपर में आ सकता। आर्टिकल 45 जो है वो क्या है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द 16 साल, 6 ईयर के बच्चे अंटिल दे कंप्लीट, जब वो 6 साल की उम्र तक पहुंचते तो उन बच्चों को जो है उनकी केयर करना, उनको एजुकेशन, जो आपने आंगनबाड़ी में नहीं देखते हैं, कहाँ वो बच्चे बता कौन सी क्लास में है, आनीबाड़ी में, तो आनीबाड़ी में जो है वो 6 साल के बच्चों को जो न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है,
आंगनबाड़ी, वैसे आनीबाड़ी, वो बच्चा छोटा कहता, ठीक है। तो 45 में क्या कहता है कि बच्चों को, अब इसको यहां से उठा के मैंने आपको बताया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। आर्टिकल 48 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 48 क्या कहता है? ये आपके इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स में। देखो, आपको जो है स्टेट को चाहिए कि वो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, आज आपने देखा वेटनरी वगैरह में डॉक्टर्स वगैरह चुने जाते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया हुआ, तो मतलब इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि जो मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स को फॉलो करे, ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक लाइन को फॉलो करे, इस तरीके से जो है इसको प्रमोट किया जाए। आर्टिकल 48A क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। तो जो फॉरेस्ट वगैरह है इसको इंप्रूव करो, और जो फॉरेस्ट वगैरह वाइल्ड लाइफ कंट्री के अंदर है उसको प्रोटेक्ट करना स्टेट का एक जिम्मेदारी है, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैं बोले जा रहा हूँ। आर्टिकल 49 क्या कहता है? स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, मतलब जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना आपके, जो पुराने टाइम पे बनाए गए, जैसे लाल किला है, इंडिया गेट है, ये जम्मू में आप ले लो आपका बहाऊ फोर्ट है, और जम्मू में पुरानी मंडी के अंदर जो है महाराजा हरि सिंह के किले हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए आर्टिकल 29 के तहत इनको हर एक मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करे, और जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट वाला एरियाज है वहां उनको प्रोटेक्ट करे और उनको रिपेयर वगैरह करे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भाई। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि भाई स्टेट को चाहिए कि ऐसा स्टेप ले कि जिसमें जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग हो। अगर जब जुडिशरी ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होगी तो फैसले तो फिर जो सरकार चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आएंगे। तो स्टेट को चाहिए कि वो ऐसा स्टेप ले जिसमें जो है जुडिशरी और जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो बिल्कुल अलग हो, इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 51 क्या कहता है? इट डिक्लेयर दैट स्टेब्लिश ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल इंडिया। स्टेट को चाहिए कि भाई वो मतलब स्टेब्लिश करे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, इस चीज को मेंटेन करे, ठीक है। क्योंकि इससे जो है मेंटेन होता है ऑनरेबल रिलेशन विद नेशंस के साथ होगा। भाई ये तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इंटरनेशनल लेवल तक पीस क्रिएट करें, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, जो भी ऑब्लिगेशन हमें उनके बारे में जो है वो जो है कॉपरेशन करना चाहिए, इंकोरेज करना चाहिए सेटलमेंट, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं तो उनको जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो खत्म हो जाए। भाई मैसेज में लिखो, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बोले जा रहा हूं मैं? मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आज भी आपकी क्लास चल रही है। ओके, देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 जो है 76 आता है, 1976 आता है। इट इंट्रोड्यूस सर्टन चेंज इन पार्ट 4। पार्ट 4 जो आपकी डीपीएसपी में बहुत सारा चेंजिंग लाई इसने। क्या चेंजिंग लाई? कंसिडर बाय एडिंग न्यू जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को ऐड किया, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को ऐड किया, ठीक है। आर्टिकल 39 में फ्री लीगल एड टू द पोर, जो गरीब लोग हैं उनको जो है वो ऐड दी जाए, ठीक है, ऐड दी जाए, उनकी मदद की जाए। जैसे कोई बंदा कानून वो आप लड़ नहीं सकता केसेस, तो उसको लीगल एड दी जाए, उसका केस गवर्नमेंट लड़ेगी। आर्टिकल 43 ये आया, वर्कर्स का जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज के जो है इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नया आर्टिकल ये पढ़ा भी दिए, लेकिन ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आए हैं, प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट वगैरह को। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 का। इसमें सेक्शंस 2 इंसर्ट की, आर्टिकल 38 विच डिक्लेयर दैट द स्टेट इन पार्टिकुलर शैल स्ट्राइव्स टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनक्वालिटीज इन इनकम एंड एलिमिनेट, ये पढ़ा भी दिया मैंने आपको, कि स्टेट को चाहिए कि भाई मतलब मिनिमाइज करे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, लोगों के अंदर जो है वो पैसा ऐसा ना हो कि कोई गरीब हो और बिल्कुल कुछ गरीब हो, इनइक्वालिटीज को खत्म, ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे जो है सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज कम हो, फैसिलिटी मिले लोगों को, अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि किसी एक ग्रुप के पास ही पैसा हो तो बाकी जो है बेचारे गरीब हो। एलिमिनेट राइट टू प्रॉपर्टी, अच्छा इसी के तहत राइट टू प्रॉपर्टी भी एलिमिनेट हुआ था, ठीक है, पढ़ा, वैसे बड़ी बार पढ़ लिया हमने।
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आता है, वही मैंने आपको कुछ कहा कि इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर। जो आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर था उसको चेंज करके एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21 में, ये भी हमने पढ़ लिया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एसोसिएटेड एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, कहाँ का एक्ट है? लैंड रिफॉर्म आया। लैंड रिफॉर्म में क्या आया भाई? ये जो इसके साथ जो जोड़े हैं डीपीएसपी के साथ जो कुछ इंप्लीमेंट जोड़ी हैं, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट हैव पास लैंड रिफॉर्म लॉज टू ब्रिंग चेंज इन द एग्रेरियन सोसाइटी एंड टू इम्प्रूव द कंडीशन इन रूरल मासेस में जो है वो चेंजेस वगैरह लाई जाए, तो लैंड रिफॉर्म लाया था। ठीक है, पंचायती राज आया आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, तो वो कहां से आया? ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 40 के तहत, पढ़ाया मैंने अभी आपको। पंचायती 3 टाइप पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री में ये जो है वो हुआ। कोटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ, ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, ये ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, तो ये आपका इसी के थ्रू आया। ठीक है, जो इसके साथ लिंक किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के साथ। एजुकेशन अभी पढ़ा दिया मैंने, प्रोविजन जो था कंपलसरी कर दिया आर्टिकल 45 में, तो था कि भाई 6 ईयर के बच्चों तक। बाद में इसको फंडामेंटल, भाई आप जो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दे, और माँ बाप को भी जरूरी है ऐसा देना। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, सब्सिक्वेंटली पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एलिमेंट्री एजुकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल राइट टू ईच चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, पढ़ लिया मैंने। रूरल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जो है मनरेगा वगैरह के तहत जो है लोगों को पैसा दिया जाता, तो ये बताया जा रहा कि भाई पहले तो डीपीएसपी खाली बात की गई थी, बाद में इसके साथ जो बात की गई तो क्या क्या जोड़ा गया इसके साथ। तो आर्टिकल 47 के तहत लोगों को क्या लाइवलीहुड दिया गया है ना, हेल्थ वगैरह को प्रमोट किया गया। पीएमजीएसवाई जो अभी आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री ग्राम स्वच्छ योजना जो है वो आई है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनएचआरएम आया। तो ये जो लागू किए गई, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के थ्रू किए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह था, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से लिया गया। एयर पोल्यूशन कंट्रोल की बात की गई, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, तो ये भी सारा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से लिया गया। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से इसीलिए लिया गया ताकि जो है पहले तो उस समय जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था भाई, भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। भाई कहाँ से रिसोर्सेज आते? हमारा पहला जो मिशन था चंद्र इसका सैटेलाइट्स वगैरह का, वो साइकिल पे उठाया था पहला रॉकेट हमारा। तो भाई क्या हालात थे, वो केले के छिलकों में बीच में फंसा के ऊपर उसको आसमान में भेजा था। तो उस समय क्या ही इंश्योर करते भाई कि विलेज लेवल पे जो है वो इतना डेवलपमेंट करेंगे। जो लास्ट में जितने भी ये एसोसिएट हैं, जो भी गवर्नमेंट ने जो स्कीमें लॉन्च की, तो वो फंडामेंट डीपीएसपी के तहत है। अच्छा, अगर आपको 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकते भाई, ये नॉन जस्टिसेबल है। याद रखना, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, स्टेट चाहे तो करे, ना चाहे तो स्टेट के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, आई होप कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता मेरे से।